हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री बुक का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ये हिस्ट्री बुक का चैप्टर 2 है, जिसमें हम लोग को ये पढ़ना है कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आता है और उसके बाद रशिया में रिवॉल्यूशन कैसे होता है। तो हम लोग इसका एक पार्ट देख चुके हैं और कुछ टॉपिक उसमें कवर कर चुके हैं। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, इस टॉपिक से हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोगों को देखना है कि यूरोप में सोशलिज्म नाम की आइडिया कैसे आती है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि यूरोप में कैसे कैसे ग्रुप रहे हैं, यूरोप के आदमियों की सोच कैसी थी, रेडिकल, कंजर्वेटिव, ऐसे लोग वहाँ पे रहते थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि सोशलिज्म नाम की चीज़ कैसे यूरोप में आती है। स्टार्ट करते हैं कि परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फर रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वॉज सोशलिज्म। शायद सोसाइटी को कैसे स्ट्रक्चर करना है, सोशलिज्म में कन्वर्ट करना है, ये आइडिया हर व्यक्ति के मन में आ चुकी थी। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, सोशलिज्म वॉज वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। 20th सेंचुरी आते आते, 19th सेंचुरी जाते जाते, 20th सेंचुरी आते आते लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई थी कि सोशलिज्म नाम की चीज़ को हम अपने देश में ला के रहेंगे। फ्रेंड्स, सोशलिज्म वर्ड ये होता है कि किसी के पास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ना हो, सब लोग समान रूप से मिल बांट के काम करें, मिल बांट के प्रॉपर्टी को भी बांटे, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। आगे है सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल ऑफ द टाइम। वाई कहा जा रहा है सोशलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ होती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी कि अगर आप काम करा रहे हैं लेबर से, तो लेबर को भी पैसा दीजिए, ऐसा नहीं कि उन्हें तड़पाइए। और सोशलिस्ट ये मानती थी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही दुख का कारण है। Individual owned the property that gave employment, but the property was concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल जो रहते थे, कोई एक आदमी है, फैक्ट्री बनवा दिया, उसमें कई सारे लेबर रख के काम करवा रहे हैं और लेबर काम कर रहे हैं, हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव, जो उनका प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उन्हें कम पैसा दिया जाता है और कंपनी का मालिक पूरा पैसा ले लेता है। लेबर के वेलफेयर, भलाई के बारे में नहीं सोचता है। सो इफ सोसाइटी एज अ होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट। सोशलिस्ट जो रहते थे वो यही चाहते थे कि इन सब चीज़ों को हटा दिया जाए। एक कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, उसमें जितने लोग काम करें सबको हिसाब से पैसा दिया जाए, सब लोग मिल बांट के रहें। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, हाउ वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब इसका हम लोग आंसर देखेंगे कि सोसाइटी में कैसे प्रॉपर्टी ऑपरेट होने लगी, बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, इंडस्ट्री बनने लगी, कैसे कैसे क्या होता है वो देखेंगे। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर, सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। सोशलिस्ट के भी कई कई आइडिया होते थे, कुछ लोग कोऑपरेटिव पे विश्वास करते थे। अब ये कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव होता है दोस्तों कि जैसे कि अगर आप मिल बांट के काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग दे रहे हैं, किसी को कोई मारे आप लोग सब लोग उसका साथ दीजिए। एक एग्जांपल से बता रही हूँ, किसी को मारना नहीं है आपको, तो उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव। सोशलिस्ट चाहते थे कि अगर सब लोग मिल बांट के काम करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। रॉबर्ट ओवन 1771 में से लेकर के 1858 तक, रॉबर्ट ओवन एक पर्सन का नाम है जो कि इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। इंग्लिश यहाँ पे इंग्लैंड से है, इंग्लैंड में ये मैन्युफैक्चरर थे। साउथ टू बिल्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए। ये रॉबर्ट ओवन एक आप एक कह सकते हैं कि आइडियलिस्ट थे, आइडिया देते थे लोगों को, और ये चाहते थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया जाए, एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें लोग एक दूसरे को मिल के एक दूसरे के मुसीबत में साथ दें। कोई भी अगर हम काम करें तो सब लोग मिल के हम लोगों को आगे बढ़ाएं। Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale
only through India's initiative. They demanded the government encourage cooperatives. और कुछ लोग सोचते थे कि हम लोग अगर जुट के काम करेंगे, यूनिटी बना के काम करेंगे, तब भी हम लोग का काम सक्सेस नहीं होगा, उसमें गवर्नमेंट को भी लाना चाहिए। ऐसा कौन कहता था? और लोग और सोशलिस्ट लोग विश्वास करने लगे थे कि गवर्नमेंट का भी रहना जरूरी है। फ्रांस के एक लोनिश ब्लैंक नाम के एक पर्सन थे जो कि चाहते थे कि गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्रेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। ये चाहते थे कि अगर कोई भी काम हो उसमें गवर्नमेंट का साथ होना चाहिए, हम पर्सन अकेले मिलकर काम नहीं करेंगे। ऊपर हम लोग क्या देखें कि जो रॉबर्ट ओवेन नाम के पर्सन थे वो चाहते थे कि सब लोग मिलकर काम कर लें, काम हो जाए। बट लुइस ब्लैंक चाहते थे कि इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ हो, कोई भी काम हो, कोई भी कंपनी खुले, उसका एक गवर्नमेंट मालिक हो, सबको हिसाब से पैसा दे, इक्वल अमाउंट मिले सबको, ये बात। These operatives were to be association of people who produce goods together and divided the profit according to the work done by member. बोला जा रहा है कि लुइस ब्लैंक का कहना था कि कोऑपरेटिव ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जो पीपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पीपल सामान बना रहे हैं, और उनके काम के हिसाब से उन्हें पैसा दिया जाए। लुइस ब्लैंक और रॉबर्ट ओवेन, इन लोगों के थॉट्स को आप लर्न कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि इनके थॉट्स क्या क्या थे। इनके थॉट्स थे कि जो जैसा काम करे वैसे उसे पैसा मिलना चाहिए, गवर्नमेंट मालिक होगी, कोई पर्सन मालिक नहीं होगा। अब ये कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वर्ड है। वर्ड क्या है? ये एक पर्सन है, बहुत अच्छी आइडिया दिए थे। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, ये लोग ऐसी एक आइडिया दिए जो कि पूरी दुनिया में क्रांति ला दी, रिवॉल्यूशन होने लगा। अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ये लोग क्या किए? एडेड अदर आइडियाज टू बॉडी ऑफ आर्गुमेंट मतलब थोड़ा सा अदर आइडिया भी ये लोग ऐड कर दिए। मार्क क्या कहते थे कि मार्क आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाई वर्कर्स। कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो हमारी सोसाइटी होनी चाहिए वो कैपिटलिस्ट मतलब कहने का मतलब कैपिटलिस्ट, जैसे कि हम काम कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, पैसा के लेन देन, इसको कैपिटलिस्ट होता है ये। तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि अगर फैक्ट्री में काम किया जा रहा है, कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्री, आप फैक्ट्री में पैसा लगाइए, फैक्ट्री से जितना भी प्रॉफिट मिलेगा जो वर्कर्स में बांटिए, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते थे। और कहते थे कि कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट होते थे, मतलब काम कोई और करे, पैसा मालिक रखे, ऐसे कैपिटलिस्ट से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते थे। कार्ल मार्क्स और फिर वुड हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एज द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कैपिटलिज्म क्या होता है? जैसे कि हम आपको काम करा रहे हैं, ये समझिए एक फैक्ट्री है, इसमें एक कोई मालिक है, सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स दिन रात काम कर रहे हैं, हम उन्हें थोड़े थोड़े पैसा दे के भगा के हम सारा पैसा हम रख ले रहे हैं, यही हमारा कैपिटलिस्ट हुआ उस टाइम का, ठीक है। अब तो नहीं ऐसा होता है। तो कह रहे थे, ये कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप कैपिटलिज्म को उखाड़ के फेंक दीजिए, कहने का मतलब कैपिटलिज्म बंद हो जाए, सबको एक समान सैलरी मिले और प्राइवेट प्रॉपर्टी बंद हो जाए, किसी एक पर्सन के हाथ में कोई भी फैक्ट्री न रह पाए, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। Mark believed that to free themselves from capitalist exploitation, worker had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled. ये कह रहे थे कोई एक पर्सन ना हो जो कि किसी फैक्ट्री को कंट्रोल हो, और कोई भी फैक्ट्री हो सोशली कंट्रोल की जाए, यानी सब लोग मिलके सब लोग उसके मालिक रहें, कोई एक तरह से कह सकते कोई मालिक ना रहे, सब लोग बस काम करें और पैसा अपना लोग बांट लें। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, इसको हम कम्युनिस्ट सोसाइटी कह सकते हैं। He was convicted that worker would triumph in their conflict and capitalist. A communist society was the natural society of the future. Communist society भी मतलब बहुत मायने रखा इनका थॉट, और अभी और भी लोग बचे हैं, उन लोगों के थॉट्स पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे। अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स जो थे, इन लोगों का सेम थॉट था। ये लोग ऐसा एक थॉट दिए कि कैपिटलिस्ट को आप लोग हटा दीजिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई एक पर्सन कोई एक कंपनी को ना चलाए, सबको आराम से पैसा मिले, साथ साथ मिले,
किसी में भेदभाव न किया जाए। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, अभी तक तो हमने देखा कि सोशलिज्म होता क्या है, जहाँ पे मतलब अभी तक तो हमने यही सब देखा कि जहाँ पे काम कराया जा रहा है, वर्कर्स को भी अच्छा पैसा में देना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, और जो जितना काम करेगा उतना पैसा पाए, ऐसा सब किसी में भेदभाव ना हो, यही सोशलिज्म होता है। अब देखिए सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म को कौन कैसे सपोर्ट कर रहा था रशिया में, यूरोप में, ये सब हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कि बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870 जाते जाते सोशलिस्ट की आइडिया पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सेकंड इंटरनेशनल, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब 1870 के बाद सोशलिस्ट की आइडिया जब पूरे यूरोप में फैल गई तो इनके कोशिश को और आगे बढ़ाने के लिए, मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ कि इनके एफर्ट को, इनकी कोशिश को और आगे बढ़ाने के लिए लोग एक ग्रुप बनाते हैं कि सोशलिस्ट नाम की चीज़ पूरी दुनिया में फैल जाए। इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उसको नाम देते हैं सेकंड इंटरनेशनल। अब है कि वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। इंग्लैंड और जर्मनी के जितने भी लेबर थे, वर्कर थे, वो लोग एक एसोसिएशन ग्रुप बनाने लगे अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, अपने वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव कराने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। दे सेट अ फंड टू हेल्प मेंबर इन टाइम एंड डिस्ट्रिक्ट डिमांडेड रिड्यूसिंग ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। जर्मनी और इंग्लैंड के वर्कर्स इस चीज़ के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए कि उनके वर्किंग आवर को कम किया जाए, काम ज़्यादा न कराया जाए और राइट टू वोट उन्हें मिलना चाहिए। जर्मनी में होता है कि दिस एसोसिएशन वर्क डोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट। 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। मतलब ये पार्टी के नाम है, इस देश में बनाए गए सोशलिस्ट चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, however till 1914 socialists never succeed in form of government in Europe represented by strong figures in parliamentary politics that their ideas did shape legislation but government continued to be run by conservative liberal and radical। देखिए ये तीनों ग्रुप सोच वाले आदमी थे, इन लोगों का काम चलता रहा, मतलब कहने का मतलब कि सबकी सोच को एक दिशा दे करके आगे बढ़ते रहे लोग। और जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में बनाई गई, लेबर पार्टी बनाई गई ब्रिटेन में, डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसे करके मतलब जर्मनी में बनाई गई, ऐसे करके बहुत सारी पार्टी बनाई गई और सोशलिस्ट चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और ये लोग पार्लियामेंट्री मतलब थोड़ा हर चीज़ को ध्यान देने लगे लोग। और ये फिगर है आपका पेरिस कम्युनिन 1871 की फिगर है ये आपको। ओके, आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा फिगर भी। अब चलते हैं थोड़ा आगे वाले टॉपिक पे, देखते हैं आगे वाले टॉपिक क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तक देखिए दोस्तों हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोगों को पढ़ना है रशिया के बारे में। अब तक तो हमने देखा कि फ्रांस में यूरोप में कैसे लोग थे, कैसे क्या होता था। अब हम लोग देखेंगे रशिया की क्या हालत थी उस टाइम की। तो इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड of European state, these situations was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. The fall of monarchy in February 1970 and the event of October are normally called the Russian Revolution. अब देखिए इतना सब कुछ होने के बाद यूरोप में क्या होता था, बहुत ज़्यादा कंपनी, मतलब सब चीज़ अच्छे से चलने लगा इतना कुछ होने के बाद। यही चीज़ देख करके रशिया वाले क्या करते हैं कि अपने यहाँ के राजा को 1917 में हटा देते हैं, मोनार्की ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब राजा राज नहीं करेगा। फिर इसी राजा को हटाने के चक्कर में लड़ाई झगड़ा जो भी होता है वही रशियन का रिवॉल्यूशन कहलाता है। आगे क्या होता है कि हाउ डिड दिस कम अबाउट, इसके दौरान क्या होता है राजा को हटाने के लिए, और व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन द रिवॉल्यूशन ऑकर्ड। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस लुक एट रशिया ए फ्यू ईयर बिफोर द रिवॉल्यूशन। अब हमें अब पढ़ना है कि रशिया की क्या कंडीशन थी रिवॉल्यूशन के पहले, रिवॉल्यूशन के बाद, और फिर सोशल और पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक कंडीशन कैसे थी रशिया की, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे।
अब है कि रशिया एम्पायर इन 1914। रशिया एम्पायर, रशिया के जो राजा हैं, एम्पायर जो था वो 1914 के दौरान की हम लोग बात देखेंगे। रसिया में जो भी राजा होते हैं उसको हम लोग ज़ार कहते हैं, ठीक है, ज़ार बोलते थे लोग। तो क्या होता है कि 1940 ज़ार न्यूक्लियस सेकेंड रूल्ड रसिया एट द, राजा थे रसिया के ये निकोलस सेकेंड। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लैटिवा, लिथुनिया, इस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। पता है ये सब देखिए नेम है, कंट्री के सब नेम है। मॉस्को हुआ, फिनलैंड, लेटिवा, लिथुना, इस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब नेम है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब 1914 के दौरान जब राजा ये निकोलस सेकंड नाम का राजा जब राज कर रहा था, तब तब रशिया किस चीज़ से भरी हुई थी? बहुत बड़ी रशिया थी। आज भी आपको बहुत बड़ी रशिया दिखेगी, देख लीजिए मैप में कि ये सब पूरा होते हुए पूरा ये सब रसिया ही है, ठीक है। रसिया बहुत बड़ी थी, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी देश है ये। इसमें ये देश आते रहते थे। अब आप समझ गए होंगे देश का नाम है, ये देश उसमें इंक्लूड थे। और फिर इट स्टेटेड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट एज वेल एज जियोर्गिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब चीज़ आज भी उसमें इंक्लूड, मतलब उस टाइम इंक्लूड थी रशिया में। मेजॉरिटी रिलीजन रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रिलीजियस भी मतलब मंदिर मस्जिद भी वहाँ पे थोड़ा मतलब ऐड थी। which had grown out the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestant, Muslim and Buddhist। मतलब इतने, जैसे रसिया की सोसाइटी के बारे में बताया गया कि रसिया जो था इतनी बड़ी थी कि ये सारे उसमें देश जिला सब कुछ उसमें आ जाता था, और पैसिफिक भी इसमें आया करते थे, मंदिर मस्जिद सब आया करते थे। मैप में भी आप देख सकते हैं कि रशिया कितनी बड़ी है, ये सब पूरा रशिया है। अब आगे रसिया की हम लोग सोसाइटी के बारे में देख चुके, अब देखते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी। रसिया की इकोनॉमी क्या थी और रसिया की सोसाइटी कैसी थी, रसिया की क्या कंडीशन थी। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशिया पीपल वॉज एग्रीकल्चरिस्ट। 20th century के दौरान रसिया में जितने भी पर्सन थे सब खेती बाड़ी करते थे। 80% रसिया के लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर के बल पे अपना जीते थे, खाते थे, किसान हुआ करते थे रशिया में उस टाइम 20th century के दौरान। दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन इन द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। इतना तो यूरोप वाले भी नहीं खेती करते थे जितना कि रसिया वाले खेती किया करते थे। फ्रांस में, जर्मनी में कम से कम 40% लोग या 50% लोग बस एग्रीकल्चर पे लीव करते थे, बट रसिया में 85% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। इन द एम्पायर कल्टिवेटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड एंड रसिया अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। मतलब रसिया खेती बाड़ी में बहुत आगे था, रशिया एक्सपोर्टर भी था। एक्सपोर्टर मतलब होता है कि अगर आप अपना अनाज किसी और देश को दे रहे हैं बेचने के लिए तो आप एक्सपोर्टर हो गए, ओके। एक्सपोर्टर इंपोर्टर होता है ना, आना सामान का आना जाना। तो यही बोला जा रहा है कि रशिया से सारी मतलब रसिया खेती चीज़ में बहुत आगे था। 85% लोग यहाँ के एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, यहाँ से सामान बाहर भी भेजा जाता था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट, मतलब इंडस्ट्री इन पॉकेट का कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री बहुत कम पाई जाती थी यहाँ पे। सब लोग एग्रीकल्चर पे ही हैं तो इंडस्ट्री क्या होगा। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर एसटी Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factory existed alongside craft workshop। मतलब सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यहाँ पे हुआ करता था और क्राफ्टमैन का काम हुआ, वर्कशॉप पे लोग मतलब थोड़ा कम था यहाँ पे। और फिर 1890 में बहुत सारी फैक्ट्री बैठाई गई। रशिया में रेलवे नेटवर्क भी बढ़ाया गया। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर बाहरी कोई देश वाले अगर आपको पैसा दे रहे हैं इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए तो वो आपके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अलग अलग देश के लोग हेल्प करने लगे, इंडस्ट्री यहाँ पे बनाई गई, रेलवे बनाए गए, फैक्ट्रीज बनाई, कोयला का प्रोडक्शन डबल हो गया, आयरन और स्टील का प्रोडक्शन क्वाड्रप्ड हो गया। इसका मतलब
चौगुना हो गया। पहले मान लीजिए 4 फैक्ट्री है तो अब 16 फैक्ट्री हो गई। ऐसे आयरन और स्टील के भी प्रोडक्शन बढ़ने लगे। मतलब रशिया कितना तेज़ बढ़ रहा है ये चीज़ दिखाई गई है कि रशिया में रेलवे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा, फैक्ट्री बन गए, कोयला का प्रोडक्शन होने लगा, आयरन और स्टील की कमाई भी चौगुना हो गई। By the 1900 in some areas factories workers and craftsmen almost equal in number। सब कुछ मतलब बराबर हो गया। कमाने धमाने वाले जितने भी लोग थे, कुछ लोग फैक्ट्री में काम करने लगे, कुछ लोग क्राफ्टमैन बन के काम करने लगे। मतलब कंडीशन अब रसिया की सुधर रही थी। Most industry was the private property of industrialized government supervised large factory to ensure minimum wages and limited hours of work। मतलब गवर्नमेंट ये तय की कि गवर्नमेंट बताएगी कि एक वर्कर से कितना आवर वर्क कराया जाए, लिमिटेड आवर होगा। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल बीइंग ब्रोकन। लेकिन जो कंपनी के मालिक थे वो सरकार की बातों को नहीं मानते थे, ब्लॉक कर देते थे, बातों को तोड़ देते थे और लेबर से बहुत ज़्यादा काम कराया करते थे। In craft unit and small workshop, the working day was sometimes 15 hours compared to with 10 or 12 hours in factories। फैक्ट्री में एक लेबर से 10 या 12 घंटे काम कराया जाता था और छोटी छोटी दुकानों पे 15-15 घंटे काम कराया जाता था। Accommodation varied from rooms to dormitories। मतलब इन लोगों की तनख्वाह मतलब वेजेस जो थे, सैलरी जो थी वो थोड़ा कम रहती थी और 15-15 घंटा इन लोगों से काम कराया जाता था। ये कंडीशन थी रसिया की। गवर्नमेंट कहती थी फिर भी लोग नहीं मानते थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विथ विलेज फ्रॉम विच दे कम। वर्कर्स भी कई टाइप के थे, जैसे कि कुछ लोग थे मतलब बहुत थोड़ा उनके फैमिली बहुत लोग अमीर हुआ करते थे और कुछ लोग थे सिटी में सेटल हो गए थे परमानेंटली। कोई गांव में रहता था, कोई परमानेंटली शहर का था। वर्कर्स में वर्कर्स आर डिवाइडेड बाय स्किल। वर्कर्स स्किल के भी मेथड पे डिवाइड होने लगे। कहने का मतलब कुछ लोग मेटल वर्कर थे, मेटल का काम करने वाले बहुत अमीर हुआ करते थे। मेटल वर्कर कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट एमंग अदर वर्कर। जो मेटल का काम करता था वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था कि ये काम थोड़ा मतलब कठिन रहा होगा, तो लोग जो मेटल का काम करता था उसको लोग बहुत इंटेलिजेंट समझते थे। और ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। और मेटल की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। वोमेन 31% वोमेन फैक्ट्री में लेबर बन के काम करती थी 1940 में, ठीक है, 31%। बट दे वर पेड लेस देन मैन बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन वेजेस। मतलब कि मैन से इनकी सैलरी कम हुआ करती थी। काम भले उतना ही करेंगे लेकिन इनकी सैलरी कम होगी। डिवीज़न एमंग वर्कर्स सो देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर टू। मैनर और ड्रेस के हिसाब से भी इन लोगों का डिवीज़न हो रहा था वर्कर्स का। कहने का मतलब लोग दूसरे निगाह से लोग देख रहे थे। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशन वर फ्यू। कुछ लोग ग्रुप बना रहे थे कि हम लोग अपनी कमजोरी को हटाया जाए। कहने का मतलब कि अच्छा हम लोग ग्रुप तैयार किया जाए और हम लोग काम करने से मना कर दिया जाए, तब बढ़िया होगा, हड़ताल कर दिया जाएगा। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। स्ट्राइक वर्क मतलब होता है हड़ताल करना या काम को रोक देना। व्हेन दे डिसएग्री विथ एम्प्लॉयर अबाउट डिसमशल्स और वर्क कंडीशन। ये लोग अपने मतलब इतना इन लोगों को काम कराया जाता था कि ये लेबर्स बहुत दुखी थे और ये चाहते थे कि हम लोग काम रोक दिया जाए। काम नहीं करेंगे तो भाई पैसा नहीं होगा तो फिर इन लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी। Strike took place frequently in textile industry during 1896, 1897 and in metal industry during 902। 902 में मेटल वाले इंडस्ट्री में लोग हड़ताल मचा दिए कि हम काम नहीं करेंगे, लेबर लोग। और टेक्सटाइल एक ऐसी इंडस्ट्री होती है फ्रेंड्स जो कि कपड़े वाली इंडस्ट्री होती है, कपड़ा बनाया जाता है वहाँ पे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी लोग इस टाइम पे 1896 1897 तक लोग बहुत स्ट्राइक मचाए थे, हड़ताल मचा दिए थे और लोग कहे थे कि हम काम नहीं करेंगे। कंट्री साइड में क्या होता था कि पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबिलिटी द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज। कल्टिवेटेड फील्ड में क्या होता था कि जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा मतलब खेती किया करते थे और खेती का जो फ़ायदा हुआ करता था वो नोबेल लोग मतलब नोबेल लोगों को फ़ायदा मिलता था और चर्च के लोगों को फ़ायदा मिलता था। आप खेती करेंगे, अनाज उन्हें देना पड़ता था टैक्स के रूप में, ऐसा होता था, ठीक है।
लाइक वर्कर्स पीजेंट टू आर डिवाइडेड, वर्कर्स की तरह किसान भी डिवाइड होने लगे, मतलब अमीर के बेस पे, गरीब के बेस पे, ऐसे। ठीक है, आगे है कि दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, इन लोगों में भी बहुत मतलब भेदभाव होने लगा और फिर रिलीजियस के नाम पे लोग बंटने लगे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, लेकिन ये लोग नोबिलिटी को नहीं ज़्यादा चाहते थे। नोबल फैमिली के जो लोग होते थे, नोबल मतलब आप कह सकते हैं बड़े घर के जो बच्चे थे, बड़े घर के जो आदमी थे, उन लोगों को ये वर्कर्स नहीं मानते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार, जार मतलब किंग। तो जो लोग नोबेल की पोजीशन, मतलब नोबेल इसलिए अमीर हुआ करते थे क्योंकि ये लोग राजा के घरों में काम करते थे, नॉट द लोकल पॉपुलरिटी, इन लोगों को जनता नहीं चाहती थी, नोबेल वालों को, नोबेल मतलब बड़े घर के लोगों को, ये लोग राजा के घर काम करते थे इसलिए लोग थोड़ा अमीर हो गए थे। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग देखे थे कि नोबेल से लोग लड़ाई कर दिए थे पीजेंट, और चाहते नहीं थे। रसिया में क्या हुआ था कि पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबेल टू बी गिवन टू देम। रसिया में क्या होता था कि रसिया के लेबर चाहते थे कि नोबेल वालों की जितनी भी ज़मीन है वो हम लोग को मिल जाए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड एवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड। नोबेल वाले मतलब रसिया के जो किसान थे वो चाहते थे कि नोबेल की ज़मीन हम लोग को मिल जाए, बट नोबेल देते नहीं थे और ज़्यादा जिद करने पे मर्डर भी कर देते थे। 902 में क्या हुआ कि लार्ज स्केल इन साउथ रशिया एंड 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। ऐसे ही बहुत बार लड़ाई वड़ाई हुई किसके लिए, मतलब ज़मीन को लेने के लिए और नोबेल्स की थोड़ा पावर को कम करने के लिए। रशियन पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन पीजेंट इन अनदर वे। रशिया और यूरोपियन पीजेंट थोड़ा अलग अलग थे एक दूसरे से। दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइड इट टू अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। देखिए, रशिया और जो यूरोप के लोग थे वो थोड़ा अच्छे लोग थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि मान लीजिए इतनी बड़ी ज़मीन है पूरे यूरोप में ने, तो सब लोग पूरा मिल के लोग पूरा अनाज उगाते थे, और जिसके घर में जितनी परिवार थी, जितनी आवश्यकता थी, उतना लोगों को अनाज दे दिया जाता था, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, ठीक है। और अभी हम लोग को पढ़ना है कि सोशलिज्म इन रसिया। अभी तक तो हमने पढ़ा था, अब सोशलिज्म इन रशिया पढ़ेंगे कि रसिया वालों का क्या मन था। ऑल पॉलिटिकल पार्टी वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 के तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी थी रशिया में, सब इलीगल था, संविधान के खिलाफ था। रशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1898 बाई द सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क आइडियाज। मार्क मतलब कार्ल मार्क की हम लोग आइडिया भी पढ़े हैं जल्दी। उनके आइडिया के अनुसार रसिया में क्या हुआ कि सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनाई गई 1898 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1898 में। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिशिंग इट हैड टू ऑपरेट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग मतलब फिर भी ये लोग पार्टी बनाते हैं और इट सेटअप अ न्यूज़पेपर मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। ये लोग क्या करते हैं, पेपर में छपवा देते हैं कि ये लोग हड़ताल मचाने लगते हैं, कि हड़ताल कर देते हैं, काम को रोक देते हैं कि हम काम करेंगे तभी जब हम लोग का फिक्स आवर होगा। लेबर इसलिए लड़ाई कर रहे थे। सम रशिया सोशलिस्ट felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. So peasant, not workers, would be the main force of the revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries. रसिया बहुत जल्दी सोशलिज्म हो सकता था, सोशलिस्ट बन सकता था, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आइडिया रहती थी। क्योंकि अब देखिए आपके पास लैंड है, सब लोग मिलके बोइए, बांटिए, और फिर जिसके घर जितनी आवश्यकता उतना वो उठा के ले जाए। कोई लड़ाई झगड़ा रसिया वालों के बीच नहीं होती थी। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी आते आते सोशलिस्ट और चाहने लगे कि मेरा देश एकदम सोशलिस्ट बन जाए, सोशलिज्म हो जाए। दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी इन 900 में लोग सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी नाम की एक पार्टी बना देते हैं। इस पार्टी में क्या होता है कि पीजेंट क्या होते हैं, अपने राइट के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ाई करते हैं और डिमांड करते हैं कि लैंड बिलोंगिंग टू नोबेल टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट। रसिया के सारे किसान ये मांग करते हैं कि जितने भी नोबेल के पास जितनी भी ज़मीन है वो हम लोग को मिल जाए। सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्री विथ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी अबाउट पीजेंट।
सोशल डेमोक्रेट्स जो थे वो इस बात को नहीं चाहते थे, मतलब क्या हम आपकी ज़मीन मांगेंगे तो आप हमें दे देंगे, नहीं ना, उसी तरह ये लोग भी नहीं देना चाहते थे। लेनिन भी एक आदमी है, इनके विचार को थोड़ा पढ़ते हैं कि लेनिन फेल्ट द पीजेंट वर नॉट अ वन यूनाइटेड ग्रुप, सम वुड पुअर, अदर रिच, सम वर्क एज लेबरर विल अदर वर्क कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयर वर्कर। लेनिन का कहना था कि सारे किसान एक मतलब एक ग्रुप नहीं है, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ लेबर बन के काम कर रहे हैं, कुछ कैपिटलिस्ट बन के काम कर रहे हैं, फैक्ट्री चलवा रहे हैं, वो भी तो लेबर हुए। गिवन दिस डिफ्रेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। ये चाहते थे, लेनिन चाहते थे कि इस सारे किसान एक तरह हो जाएं, मतलब अमीर गरीब बिजनेसमैन सब किसान एक जगह आ जाएं, अमीर गरीब सब लोग एक होके इस डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म करके हम लोग सोशलिस्ट नाम का एक मूवमेंट चलाएंगे और लड़ाई लेंगे कि हम लोग को हमारे अधिकार को मिलना चाहिए। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वलादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, लेनिन बोल्शेविक ग्रुप के थे, thought that in a repressive society like Tsarist Russia the party should be disciplined and should the control number of quality of its member। जो लेनिन कहते थे ग्रुप में एक ग्रुप बनाया जाए पीजेंट का, उस ग्रुप में वही किसान आएंगे जिसके पास बहुत अच्छे अच्छे डिसिप्लिन हो, क्वालिटी हो। बट मेंशेविक नाम का एक आदमी कहता था कि हमारे पार्टी की थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। मतलब मेंशेविक जो थे कि जर्मन कहते थे कि हमारे पार्टी में कोई भी आ जाए हमसे नहीं मतलब, बस हमारी पार्टी एक बड़ी होनी चाहिए। बट लेनिन का कहना था कि हमारे पार्टी में वही लोग आएंगे जिसमें डिसिप्लिन हो और क्वालिटी हो, तभी हम लोग लड़ाई आगे करेंगे, और लड़ाई करेंगे लोग तो सक्सेस होंगे तो इन लोग का वेजेस बढ़ेगी, तनख्वाहें बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, इन लोगों के राइट्स मिलेंगे, तभी लोग अच्छे से बेटर लिविंग इन लोगों की हो जाएगी। ट्रूबुलेंट मतलब होता है उथल पुथल का टाइम, एकदम मारपीट का टाइम, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ मज़ा आएगी, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ओके। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा भी, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके उस प्रॉब्लम की रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको फर्स्ट वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगी, हर पार्ट की लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बाय फ्रेंड्स।